ये बात मानी कि तो मेंडल ने पाइसम स्टेगम गार्डन टी या गार्डन टी प्लांट या फिर पाइसम स्टेगम इनका एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म। डियर स्टूडेंट, इन्होंने ऐसा किया तो क्यों इसी को लिया? मेंडल selected pea plant आप लोग जान रहे होंगे बिकॉज इसमें जो है पहली बात थी इट्स लाइफ साइकिल या इट्स लाइफ स्पॉन इट्स लाइफ साइकिल इज शार्ट। इसका जीवन चक्र छोटा था, अबाउट 90 डेज, अबाउट 90 डेज। ये पहली वजह थी कि इन्होंने पाइसम सटाइलों का सिलेक्शन किया। जो दूसरी वजह थी कि इट्स फ्लावर is Clistogamous type. Its flower is Clistogamous type. Means only allow self pollination. सेल्फ पॉलिनेशन ये वजह थी मेंडल ने पाइसम सेटेगम या अपने एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिजम्स के रूप में पाइसम सेटेगम को होल्ड किया। दूसरी बात है मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट नेम ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म हो गया। व्हाट इज नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मेंडल? नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल। मेंडल्स के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसका नाम क्या था? उसका नाम बेटा था हाइब्रिडाइजेशन। जिसे हम कहते हैं शंकरण। हाइब्रिडाइजेशन। मेंडल का जो हाइब्रिडाइजेशन था वो दो तरह का था। मेंडल को हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट दिया था, वो दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन था। और या फिर इसी हाइब्रिडाइजेशन को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इसी संकरण को और हम बोलते हैं प्लांट के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन, और इसी को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। दो तरह के एक्सपेरिमेंट थे। एक था जो था वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और जो दूसरा था वो डाई हाइब्रिड क्रॉस था। डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस इसलिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस था क्योंकि बेस्ड ऑन सिंगल कैरेक्टर, बेस्ड ऑन सिंगल कैरेक्टर, या फिर वन पेयर kinds of sting tree
contrasting trait ऐसा। और ये जो था based on two character based on two character। ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट था मोनोहाइब्रिड ट्रांसक्राइब। और किसका कैरेक्टर लिया इन्होंने? पी प्लांट का कैरेक्टर। तो जो पी प्लांट का कैरेक्टर अगर देखा जाए कि पी प्लांट का क्वेश्चन उठा कि भाई पी प्लांट का कैरेक्टर है, उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्लास देखा तो उसके लिए बताया कि सिंगल जो कैरेक्टर है या डबल कैरेक्टर है, दो कैरेक्टर है या कंट्रास्ट ट्रेट्स बता रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि कंट्रास्ट ट्रेट क्या है, सिंगल डबल कैरेक्टर क्या है। स्टूडेंट आपने इसको 10th में पढ़ रखा है, फिलहाल आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं फिर से इस चीज को रिपीट भी बता रहा हूं। अब बेटा अगर देखा जाए इस पी प्लांट के कैरेक्टर के बारे में, तो कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट इसमें कुल उन्होंने 7 कैरेक्टर लिया था। ये कैरेक्टर और यहां पे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। तो इस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में दो काम बनता है। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में दो काम बनता और कैरेक्टर में एक काम। ये इसका सीरियल नंबर है। सीरियल बेटा ये जो पहला कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर जो था वो प्लांट की हाइट फर्स्ट कैरेक्टर हाइट। और अगर इसके कंट्रास्ट की बात करें, इसका कंट्रास्ट ट्रेट क्या है, तो इसके हाइट में दो चीजें हैं, एक ताल, एक ताल और एक ड्वार्फ। ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है इसमें एक डोमिनेंट होता है, इसमें अच्छी खासी कहानी मैं शुरू बताऊंगा। डोमिनेंट होता है और एक रेसेसिव होता है। रेसेसिव डोमिनेंट और रेसेसिव। अब ये इसे कंट्रास्टिंग ट्रेट कहते हैं। लक्षण और चरित्र दो अलग चीजें। ताल एंड ड्वार्फ, पहला यहां पे आपने लिखा हाइट, इसके दो ट्रेट्स हैं, हाइट कैरेक्टर है और ट्रेट्स ताल है आगे। उसी तरह से बेटा इसका जो दूसरा कैरेक्टर है, दूसरा कैरेक्टर इसका है फ्लावर कलर। फ्लावर कलर अब इस फ्लावर कलर में ये जो फ्लावर कलर है दिस इज द कैरेक्टर, लेकिन इसके ट्रेट्स क्या हैं? इस कैरेक्टर के ट्रेट्स क्या है, इनके जैसे ट्रेट्स। अब ऐसे समझे इसको कि कैरेक्टर वाली ये रंग है, तो मान लिया हमने कि रंग कह दिया, कलर हो गया इसका कैरेक्टर। किस रंग का, तो रंग हमने पूछा नहीं, कैरेक्टर पूछा। और जब ट्रेट की बात आई तो काला और गोरा ये ट्रेट हो गया, यानी कलर में जो काला और गोरा है दिस इज द ट्रेट एंड कलर मीन्स कैरेक्टर। तो यहां पे फ्लावर कलर की बात कर रहा है, और जो फ्लावर का कलर है वो दो तरह का हो सकता है, वायलेट और व्हाइट। वायलेट और व्हाइट।
आप उसके पहले पढ़े होंगे रेड व्हाइट, लेकिन थोड़ा सा मटेरियल का कलर जो है वायलेट रंग का होता है, इसलिए वायलेट कलर होता है। और फिर इसी तरह से इसका जो तीसरा कैरेक्टर है बेटा, अगर उसके तीसरे कैरेक्टर की बात करें फ्लावर के, तो जब फ्लावर की बात हो गई तो अब बात करेंगे फ्लावर के पोजीशन। तो फ्लावर कलर हो गया, अब फ्लावर पोजीशन देखा है। फ्लावर की पोजीशन क्या है? फ्लावर की पोजीशन क्या है? तो फ्लावर की पोजीशन अगर हमें बताना है कि फ्लावर की पोजीशन क्या है, तो सपोज है कि अगर ये बहुत सारी चीजें समझने की होती है और जब नहीं समझ में आती है तो कभी भी समझ में नहीं आती, ये भी क्योंकि ये जो आपका टाइम है इसका कंप्लीटरी टाइम इसलिए रहा है कि अब जो पीछे छूट गया वो छूट गया, यहाँ जो पकड़ पाओगे वही आगे। तो अगर सपोज है कि हमने कहा कि ये एक पौधा है, इस तरह से ये पौधा है, इसका मटर का ये पौधा है। अब अगर इसमें फ्लावर यहाँ पे लग जाए, इसके टिप पे लग जाए, ये फ्लावर यहाँ लग जाए, तो इस पोजीशन को बेटा बोलते हैं टर्मिनल। इसको बोलते हैं टर्मिनल। और अगर ये फ्लावर इस जगह पे लग जाए तो इसको बेटा बोलते हैं एक्सियल। इसको बोलते हैं एक्सियल। तो आप पोजीशन समझ गए होंगे कि अगर टिप में है तो टर्मिनल और साइड में है तो एक्सियल। अब क्या होता है कि अगर हमने कहा कि ये फ्लावर में पोजीशन 2 है, टर्मिनल और एक्सियल, तो इसमें हम कौन डोमिनेट और रिसेसिव? तो जो एक्सियल फ्लावर होता है ये, दिस इज द डोमिनेंट फ्लावर एंड दिस इज द रिसेसिव फ्लावर। तो हमने इस पोजीशन पे एक्सियल को डोमिनेंट बताया, हमने क्या मेंडल ने बताया एक्सियल, और दिस इज द टर्मिनल। इसके ट्रेट है ये टर्मिनल। ये 3 कैरेक्टर हो गया, उसके चौथे कैरेक्टर की बात करते हैं। अब तो फ्लावर हो गया, मतलब फ्लावर का कलर हो गया, फ्लावर की पोजीशन हो गई, हाइट किसकी की स्टेम की हाइट मानते हैं या प्लांट हाइट जो भी करेंगे। फिर उसके बाद अब आते फ्लावर जब हो गया तो फ्लावर के बाद उसकी फ्रूटिंग हो, और इसके फ्रूट को पोड कहा जाता है। अगर यहाँ फ्लावरिंग होगी तो ये फ्रूटिंग होगी और इसके फ्रूट को हम पोड कहते हैं। और ये इसका फ्रूट, ये इसका फ्रूट क्या पोड इसका। तो अब इस कोड के पास कलर भी होगा और इस कोड के पास शेप भी, यानी कि इस पहले ये बनेगा, अब इसके रंग आएगा, तो पहले बनेगा पहले शेप देगा। तो इसमें जो फोर्थ कैरेक्टर इसका है वो है कोड शेप। कोड शेप। अब बेटा ये कोड शेप है, तो इस कोड शेप में 2 तरह के जीव हैं। कैसे होते 2 तरह? एक तो ये इस तरह का बना हुआ है और एक ऐसा भी होगा इस तरह का, इस तरह। तो जो ये है दिस इज नोन एज फ्लैटेंड, फ्लैटेंड, और दिस इज कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड, सिकुड़ा हुआ। तो जो कोड में जो फ्लैट होगा, जैसे इनफ्लेटेड कहेंगे या फ्लैट कहेंगे या इनफ्लेटेड कहेंगे, तो ये इनफ्लेटेड वाला, इनफ्लेटेड जो है दिस इज इनफ्लेटेड, ये इनफ्लेटेड डोमिनेंट होगा और जो कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा वो कॉन्स्ट्रिक्टेड क्या होगा? रेसेसिव। इनफ्लेटेड डोमिनेंट और ये कॉन्स्ट्रिक्टेड ये रेसेसिव। अब इसी कोड की बात करते हैं, तो कोड शेप हो गया। अब चूंकि इसको बोलेंगे तो अब आएगा कोड कलर। कोड कलर
बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपको याद भी होना चाहिए। अब जो ये कोड कलर है, कोड कलर में जो ग्रीन होता है वो डोमिनेंट होता है। आप जो मटर बाजार में बिकती हुई दिखाई देती है आपको, मटर का सीजन अब आएगा में, तो पता चलेगा कि जो कोड का ग्रीन कलर है, कोड कलर में जो ग्रीन होगा वो डोमिनेंट कलर होता है, ग्रीन। और जो जिसको हम कह सकते हैं कि येलो, लाइट येलो होता है, येलो, ये इस तरह से होता है। अब हमने कोड की बात नहीं करनी कि कोड का सीड क्यों क्या कोड करनी, अब हमने सीड, जब फल लगा है तो जाहिर सीड भी बनेगा, और सीड बनेगा तो हम ये कहेंगे कि सीड सबसे पहले सेक में आता है और तब उसके बाद उसके कलर पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम की बात करेंगे सीड, सीड से। अब यहां से देखिए ध्यान से, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पांचवा है, सॉरी ये पांचवा है, ये छठा, ये पांचवा। अब हम बात करते हैं सीड से, सीड का शेप कैसा होगा। तो जब हम सीड शेप की बात करेंगे बेटा, तो जो राउंड होगा, जो राउंड होगा वो डोमिनेंट होगा, और जो रिंकल्ड होगा वो रिसेसिव, रिंकल्ड वो रिसेसिव। जो राउंड होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा, और जो रिंकल्ड होगा वो रिसेसिव। और जो सातवां कैरेक्टर इस सीड का कलर क्या होगा, सीड कलर, सीड कलर। अब सीड कलर की बात करें तो जो डोमिनेंट होगा, अगर डोमिनेंट कलर ऑफ द सीड इज येलो व्हाइल द रिसेसिव कलर इज ग्रीन। ठीक उल्टा हो जाता है कोड वाले में कलर। जो हमने कोड कलर देखा है इसमें ग्रीन डोमिनेंट है और येलो ये ठीक ये 7 कैरेक्टर मेंडल ने डिटेक्ट किए थे, इसमें 7 कैरेक्टर डिटेक्ट किए थे अपने एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म। और ये आपको, अगर आप मेंडलिज्म पढ़ रहे हैं तो मेंडलिज्म पढ़ने वाले स्टूडेंट को एकदम बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा। दिस इज द बेसिक थिंग्स, ये आपको क्लियर नहीं होना चाहिए। ये चार्ट बिल्कुल आपको रटा रटाया होना चाहिए, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है तो बहुत बड़ी चीज आप पढ़ रहे हो या फिर ये तो हमने कभी नहीं सुना, बिल्कुल सुने थे आप, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो वहां आपने अगर नहीं ध्यान दिया तो प्लीज बेटा इस स्टेज में तो आपको जानना ही है। अब हम बात करते हैं कि सर ये आप डोमिनेंट और रेसिस्टिव लिख रहे हो, ये आप क्यों लिख रहे हो, इसके बारे में तो आपने हमसे कुछ शेयर नहीं करा है बेटा। इसके बारे में मेंडल ने शेयर किया है। ये जब उन्होंने मेंडल ने अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया तब उन्होंने बताया। फिलहाल क्रॉस कराने से पहले कुछ घटना होती है जिसे समझना बहुत जरूरी है। उस घटना को कहते हैं इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन। ये इमैस्कुलेशन क्या होता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव हम लिख देते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव का उद्देश्य, अभी ये होता क्या बाद में बताएंगे, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इमैस्कुलेशन। तो चेक due to human interference, due to human interference, bisexual flower change into unisexual, change into unisexual flower।
human interference, bisexual flower change into unisexual flower. अब ये पी फ्लावर है, ये जो पी फ्लावर है बेटा जी, ये bisexual. P flower is bisexual. This is the symbol of bisexual. Hermaphrodite. और इस bisexual फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर में चेंज करना है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में चेंज करना है, तो किसकी जरूरत होगी? इमैस्कुलेशन. व्हाट हैपन इन इमैस्कुलेशन? इमैस्कुलेशन में होता क्या है? सपोज करें आप कि ये दिस इज द फ्लावर ऑफ पी. ये क्लोज होता है इसलिए इसको क्लिस्टोगैमस स्टाइल कहते हैं. इसका पेटल्स जो होता है बेटा जी, वो इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्लोज किए रहता है, बंद किए रहता है, ये एक्सपोज नहीं होते इसके रिप्रोडक्टिव. यानी इसीलिए इसके अंदर ये इसके कैंसर हो जाएंगे, ये इसमें. तो जो इसका स्टोमेन है और ये कार्पेल है, ये इसी पेटल से क्लोज होता है. ये पेटल है और ये बाहर से, ये क्लिस्टोगैमस टाइप का फल है. अब चूंकि इसमें कार्पेल और स्टोमेन ये दोनों पाया जा रहा है, इसलिए ये फ्लावर हमने कहा कि अगर ये फ्लावर में इसको पेटल्स को ओपन करूं इस तरह से, आर्टिफिशियली ह्यूमन इंटरफेरेंस मैंने बताया कि अगर ह्यूमन इंटरफेयर करता है ये इसका मान लीजिए बेसिकली क्या होता है, इस तरह का पार्ट है, इसको बोलेंगे बेसिकली या कार्बन, इसको दूसरे नाम से जानते हैं. और फिर ये इसके दिस इज स्टोमेन. If we remove the stomach with the help of faucet, if we remove the stomach with the help of faucet, अगर हम इस स्टोमेन को इस तरह से फॉसेट की मदद से, दिस इज द फॉसेट की मदद से रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ स्टोमेन. अब इसमें एक शर्त भी होती है कि आप रिमूवल ऑफ स्टोमेन कब करेंगे? बिफोर मैच्योरिटी. रिमूवल ऑफ स्टोमेन बिफोर मैच्योरिटी. मैच्योरिटी से पहले ही अगर हम फॉसेट की मदद से इसको रिमूव कर देते स्टोमेन को, तो ये फ्लावर ये अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर. दिस फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल. क्योंकि हम इसके पेटल्स को खोल चुके हैं इसलिए ये बंद होगा नहीं. तो जैसे इसको रिमूव करते हैं स्टोमेन को, इसकी बैगिंग कर देते हैं, बैगिंग कर देते हैं. तो अब हमको एक चीज समझ में आया कि हमें स्टोमेन की डिस्क्रिप्शन क्या लिखनी है. ये तो एक्सपेरिमेंट भी हमने बता दिया. अब अगर हम कहें कि हमको इमैस्कुलेशन की, सॉरी स्टोमेन के लिए इमैस्कुलेशन की डिफिनीशन क्या डालनी होगी, तो क्या डालेंगे हम? जो हमने किया है बेटा जी, वही चीज उसमें लिख देंगे और कहेंगे इसकी डिफिनीशन में रिमूवल ऑफ स्टोमेन बिफोर मैच्योरिटी
फ्रॉम अभी ऑब्जेक्टिव तो हमने आपको बता ही दिया कि ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, हमने क्यों लिया था। ऑब्जेक्टिव हटा दीजिए इसको। ये इमेज क्रिएशन में रिमूवल ऑफ स्टोमेन बिफोर मैच्योरिटी फ्रॉम बाइसेक्सुअल का सिंबल ये होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर removal of stomen before maturity from bisexual flower called emasculation तो हाइब्रिडाइजेशन से बिफोर मेंडल ने क्या किया था इमेस्कुलेशन का प्रोसेस और इमेस्कुलेशन में क्या हुआ हमने बताया कि दिस इज बाइसेक्सुअल फ्लावर और इसका हमने क्या करा दिया रिमूवल ऑफ स्टोमेन करा दिया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर। This is known as emasculation. This is known as emasculation. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो पी फ्लावर में पाए जाते थे और जो बिल्कुल पेटल से ढके हुए थे उनको ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से पेटल ओपन किया गया, फॉर्सेप की मदद से स्टोमेन को रिमूव कर दिया गया। ये ध्यान रखा गया कि स्टोमेन मैच्योर नहीं है और बिफोर मैच्योरिटी रिमूवल ऑफ स्टोमेन इज नोन एज इमैस्कुलेशन। After emasculation, the emasculated flower covered by a plastic bag. This event is known as bagging. Why bagging takes place? Why removal takes place? Why stomen removal takes place? Question. A stomen removed from the flower for the prevention of self-pollination. A stamen removed from the flower by the human interference for the prevention of self-pollination, because the pea flower is naturally pollinated by self-cross. Naturally pollinated by self-cross या self-pollination. But for the hybridization, it is must that the self-cross is prevented by human interference. And the bagging, why bagging occurred? Because the female reproductive part immature. They taken time for the maturity. Therefore, till the maturity, we cover the flower by plastic bag and which prevent the cross pollination, and the cross pollination prevented by the bagging. This is the artificial method for the prevention of natural cross pollination. इतना सब करने के बाद मेंडल ने जो टॉपिक उन्होंने अपना आगे का जो एक्सपेरिमेंट था जब शुरू किया तो क्या किया क्रॉस कराया इस लोगों का तो क्या किया सबसे पहला इस सिंगल कैरेक्टर को जोड़ना। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड हम आपको देने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन बहुत जिम्मेदार बात है और इसको समझिए। मैंने कहा है कि जो बातें आपने 10वीं में पढ़ा है कोई जरूरी नहीं है कि वो 12वीं में भी एज इट इज सही ही। आपने देखा कि पढ़ा कि मेंडल ने जो क्रॉस कराया उसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस और ये डाई हाइब्रिड क्रॉस मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपने देखा
टेंथ में पढ़ा था कि दो रूल पढ़े थे आपने, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और डाइहाइब्रिड क्लास पे बेस्ड था लॉ ऑफ independent assortment, yes, but nowadays law of dominance not kept। जब आज के दृष्टिकोण में, आज के परिवेश में पढ़ोगे आप, तो जो ये पहला, दूसरा और तीसरा लाभ, 3 लाभ देते हैं आप, इसका नाम खत्म। अब ये सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 दो ही रूल बचे, वो आज के इस स्टैंडर्ड पे ये लॉ के रूप में नहीं है, क्योंकि बेटा सीधी सी बात थी कि जो ये कैपिटल डी में क्रॉस कराते थे स्मॉल डी में दो कॉन्ट्रास्टिंग प्लेट्स के बीच, तो कैपिटल स्मॉल डी बनता था, ये हाइट होता था, ये रिप्रेजेंट्स होता था, ये हाइट होता था तो रिसेसिव कहलाता था, रिप्रेजेंट्स होता था ये। तो ये कोई रूल नहीं था, ये ऑब्जर्वेशन था, एक स्टेप, क्योंकि इसमें भी वो है और इसमें भी, तो उसको कोई रूल कहने की जरूरत ही नहीं थी। जस्ट लाइक अ स्टेप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन इज स्टेप ऑफ द लॉ, दोनों रिप्रेजेंट। तो बस आज के लिए इतना ही। और ये जो संख्या आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा हुई है, जैसे ही 1-2 पे आ जाएगी तो मुझे ऑनलाइन क्लास पढ़ाने से छुट्टी मिलेगी, तो कोशिश करिए आप लोग की ज्वाइन ही मत करिए, क्योंकि अब 4 ही 5 लोग जुटते हैं, तो मैं एक लिखित जो एप्लीकेशन, इसीलिए मैं 12th का वो नहीं बना रहा हूँ। जब 12th के बच्चे जो क्लास लेने से कतरा रहे हैं और इस तरह से नियम रेगुलेशन आ गया है, वो भी क्लास टीचर की क्लास नहीं ले रहे हैं, तो बाकी लोगों की क्लास क्या लेते होंगे। तो अब मैं क्लास लगा देता हूँ, फिर बाद में मुझसे कोई ये नहीं कहेगा कि सर ये नुकसान क्यों कर दिया आप, क्योंकि लगातार मैं करीब 1 महीना 1.5 महीना हो गया मैं क्लासेस लेता हूँ, तो ये चाहे मेरे सीधेपन की बात हो या जो भी हो, इसीलिए मैं अभी यूटी फर्स्ट का रिजल्ट नहीं दे रहा हूँ। 20-25 लोगों ने दिया जो, और एब्सेंटी में दिखाऊंगा बस। जो इंटरनल यहां से मार्क्स बन के जाता है, आप समझ जाएंगे फिर कि टीचर से बदमाशी का क्या मतलब निकलता है। हम जान दे पढ़ा रहे हैं और ये पता चला आराम से सब लोग सो रहे हैं। ये मैसेज करने कर दीजिएगा आप लोग, इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ, आप ज्वाइन किए हैं, मैं आपको नहीं डांट रहा हूँ, जो लोग नहीं ज्वाइन किए उन लोगों को डांट रहा हूँ। और अभी डांट रहा हूँ, अगर कहीं कर दिया कुछ इस तरह का तो फिर वो लेके दौड़ेंगे। हम लोग परेशान हैं, डेली स्कूल आते हैं, यहाँ से क्लासेस पढ़ाते हैं, हमारे भी नियम रेगुलेशन चलता है। ड्रेस ना पहनवा के बैठा दिया तो कहिएगा कि आप लोग बोल दीजिएगा कि बहुत सख्ती से सर कहें और उसका नतीजा भी लोगों को मिल जाएगा। मुझे कुछ कहना नहीं है। और जिनका अभी एडमिशन नहीं हुआ, इस बार हाथ पैर वो कर रहे थे यूटी में, कोई भी बच्चा अभी आया नहीं ये कहने के लिए कि मेरा एडमिशन हो गया, मेरा यूटी छूट गया। मैं भी नंबर लिस्ट चढ़ा के दे रहा हूँ, और कोई टीचर कोई सहयोग नहीं करेगा आपका, सिर्फ काम करता है क्लास टीचर, सारा पेन मेरा होता है। पहले आप मुझसे मिलेंगे, जब मुझसे नहीं निजाम मिलेगा तो प्रिंसिपल सर से मिलेंगे। तो मैं खुद प्रिंसिपल सर से मिलकर कह देता हूँ कि 12th की हालत बड़ी गंभीर है सर, और ये इतने ही लोग रेगुलर क्लास करते हैं, मैं इतने ही लोगों का यूटी टेस्ट का मार्क्स दूंगा, बाकी लोग आकर क्या समझेंगे। और इस बार तो एडमिशन बेस्ड यूटी लिया था ना, अब इसके बाद जो होगा वो अटेंडेंस बेस्ड होगा, कि जो लोग क्लास किए रहेंगे उन्हीं को एग्जाम देना है। ये मजाक है क्या? चलिए ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून।